हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि में भाग 2 के अंतर्गत व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भाग 1 के अंतर्गत स्वर संधि के विषय में बताया था। आज हम व्यंजन संधि लेते हैं। व्यंजन संधि को सबसे पहले हमें इसके अर्थ को जानना होगा। व्यंजन से व्यंजन का मेल या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हम परिभाषा के माध्यम से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब हम संधि करते हैं तो व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी। उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि का रूप होगा। यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, जैसे इसमें दे रखा है दिक् प्लस अंबर, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल्क चिन्ह के साथ है, यानी ये इस समय पूर्ण रूप से व्यंजन है, ये स्वर रहित है। अगला है हमारा अभि प्लस शेक। अभिषेक में अभि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर सहित है, इसलिए ये हलंत रहित है। अगला वर्ण देखें, अगला शब्द देखें, दिक् प्लस गज। दिक् प्लस गज का हमारा हल चिन्ह के साथ है, यानी यहाँ पर ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। इस हल चिन्ह का मतलब होता है कि किसी व्यंजन के साथ जब ये हल चिन्ह लगा होता है तो वो पूर्ण रूप से व्यंजन वर्ण होता है, यानी उसमें स्वर का समावेश नहीं होता है, वो स्वर रहित होता है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। व्यंजन संधि के कुल 13 नियम हैं जो मैं इस प्रकार आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले नियम 1 में हम देखते हैं, जब किसी वर्ग का पहला वर्ण, यानी जैसे कोई वर्ग है हमारा कवर्ग है, कवर्ग पहला वर्ग का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या फिर या, रा, ला, वा, हा से, या किसी स्वर से हो जाए तो का गा बन जाता है, चा का जा, टा का रा, ता का दा और पा को बा में बदल दिया जाता है। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। यानी अगर व्यंजन का स्वर से मिलन होता है तो जो स्वर की मात्रा है वो क्या होगी, वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, का गा में परिवर्तन किस प्रकार होगा। वाक प्लस ईश, का गा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ स्वर दे रखा है तो का हमारा किसमें ऊपर, देखिए का को हम गा में बदल देते हैं तो वाक का किसमें बदल जाएगा, गा में। और जो स्वर वर्ण की हमारी मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर आ जाएगी। तो वागीश। इधर दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। दिक् प्लस गज, दिग्गज। नियम 2 में हम देखते हैं, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन ना या मा वर्ण में ड़ा, आ, जा, ड़ा, ना, मा के साथ हो तो का आ, चा का जा, टा का णा, ता का ना तथा पा का मा में परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है बच्चों। जब तक हम इन वर्णों को ध्यान से नहीं समझेंगे कि किस वर्ग के वर्ण के साथ इनका मिलन होता है, तब तक संधि हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान देकर समझना है। का गा में परिवर्तन,
अब दिक् प्लस मंडल, तो यहाँ देखिए का हमारा किसमें आ में कब होगा, का मिलन ना या माँ वर्ण के साथ हो, तो का जब माँ के साथ होगा तो हमारा का क्या बन रहा है, अंग, जा का जा बनेगा और ना का ता बनेगा। तो यहाँ देखिए दिक् प्लस मंडल का माँ के साथ हो रहा है तो अंग बन गया दिगम, दिग्मंडल। वाक प्लस में वांग में, प्राक प्लस मुख प्रांग मुख। नियम 3 में देखते हैं, जब ता का मिलन इन वर्णों के साथ होता है जो दे रखे हैं गा घा दा धा बा भा या रा वा से या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। ध्यान देने की चीज है, जब ता का मिलन इन वर्णों के साथ होता है जो इसमें दे रखे हैं या किसी स्वर के साथ होता है तो ता का क्या बन जाता है, दा बन जाता है। माँ के साथ का से माँ तक के किसी वर्ण का मिलन पर माँ की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। अब माँ के साथ का से लेकर माँ तक का कोई भी वर्ण अगर मिलता है तो माँ की जगह पर नासिक के वर्ण बन जाता है। अब आप देखिए उदाहरण में, माँ का खा गा घा गा के साथ मिलन सम प्लस कल्प। अब माँ का मिलन किससे हो रहा है, का, माँ और का मिलकर क्या हो रहा है, नासिक के वर्ण यानी संकल्प। यहाँ पर हमारा नासिक के आ गया संकल्प। अब सम प्लस क्या, माँ का खा से हो रहा है तो यहाँ नासिक के वर्ण आ गया संख्या। नियम 4। अब नियम 4 में देखिए, ता से परे चा या छा होने पर चा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा डा या ढा होने पर, डा और ला होने पर ला बन जाता है। ये ध्यान देने की चीज है। आगे देखें, इसमें माँ के साथ या रा ला वा शा सा हा में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर माँ की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। माँ की जगह क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। जैसे उदाहरण में देखिए, सम प्लस वत। अब माँ के साथ में देखिए दे रखा है वा, ब्रैकेट में यहाँ देखें वा है, माँ के साथ वा का जब मेल हो रहा है तो अनुस्वार हमारा संवत हो रहा है। तत् प्लस टीका, ता के साथ टा का मिलन हो रहा है। अब ऊपर देखिए हम ता और टा होने पर तो ये बन जाएगा हमारा टीका। अब नियम 5 में देखिए, जब ता के बाद शा आए तो ता का चा हो जाता है। ता के बाद अगर शा आता है तो ता का चा हो जाता है। और अगर जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन होता है तो ता या दा की जगह पर चा बन जाता है। उदाहरण में आप देखिए, ता के बाद शा आ रहा है तो हमारा उच्छिष्ट बन रहा है। शरद प्लस चंद्र में देखिए, ता के बाद चा आ रहा है, क्या आ रहा है, जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन होता है तो ता के साथ चा का जब मिलन हो रहा है तब हमारा चा बन रहा है, यानी शरद चंद्र। नियम 6 में देखें, जब ता का मिलन हा से हो तो ता का दा हो जाता है तथा हा का धा हो जाता है। यानी देखें, जब ता वर्ण का मिलन हा से होता है तो ता को तो दा और हा को धा में बदल दिया जाता है तथा ता या दा के साथ जा या झा का मिलन हो तब ता या दा की जगह पर जा बन जाता है। उदाहरण में देखिए, उत प्लस हरण यानी ता और हा मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ता का मिलन जब हा से होगा तो ता को हम किसमें, दा में बदल देंगे तो उद्धरण बना। अब ता का मिलन जब हा से हो रहा है तो देखिए ता
का मिलन जब हा से होगा तो वो तद्धित धा में परिवर्तित हो रहा है। आगे देखें सत प्लस जन, ता का मिलन, ता का मेल किससे हो रहा है, जा से हो रहा है। तो ता का मिलन जब जा से हो रहा है, ता का मिलन जब जा से होगा तो हमारा जा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम 6 है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नियम 7। स्वर के बाद अगर छा वर्ण आए, किसी स्वर के बाद छा आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। आगे देखें, ता या दा के साथ टा या ठा का मिलन होने पर ता या दा की जगह पर टा बन जाता है। तीसरी पंक्ति में देखें, जब ता या दा के साथ डा या ढा का मिलन होने पर ता या दा की जगह पर डा बन जाता है। अब आप देखें, पहले आ प्लस छादन, यानी स्वर के बाद हमारा छा वर्ण आ रहा है, तो स्वर के बाद छा वर्ण आ जाता है तो छा से पहले हमारा चा वर्ण लग जाता है। तो छा से पहले क्या लगा, चा लग गया, आज छादन हो गया। अब संधि प्लस छेद, अब स्वर के बाद में छा फिर आया है यहाँ पर, तो देखिए संधि छेद शब्द बन रहा है हमारा। अब नियम 8 के अंतर्गत हम देखते हैं, अगर माँ के बाद का से लेकर माँ तक का कोई व्यंजन हो, ये देखिए माँ के बाद, पहले हमारा माँ होना चाहिए, माँ के बाद का से लेकर माँ तक का कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ता या दा के साथ जब ला का मिलन होता है तब ता या दा की जगह पर ला बन जाता है। उदाहरण में देखें, नीचे वाली पंक्ति से उदाहरण दे रखे हैं, तत् प्लस लीन, यानी ता के बाद हमारा ला दे रखा है, तो ता और दा की जगह, ता की जगह पर हमारा ला बना है, ये हमारा हुआ तल्लीन। फिर है विद्युत प्लस लेखा, ता की जगह पर फिर हमारा ला बनेगा, ये विद्युत लेखा होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सम प्लस पात, एक उदाहरण सम प्लस पात, तो माँ के बाद में ये माँ वाला उदाहरण है, पहली पंक्ति का सम प्लस पात हम ले लेते हैं, तो पहले शब्द का माँ हो गया अंतिम वर्ण, और माँ से लेकर कोई भी व्यंजन हो, फिर हुआ हमारा पा व्यंजन, इनके मिलने तो किस में बदलेगा, माँ जो है हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, तो तब बनेगा हमारा संपात, यानी अनुस्वार उसमें लगेगा। नियम 9 के अंतर्गत हम देखते हैं, माँ के बाद यदि या रा ला वा शा सा या हा में से कोई एक व्यंजन हो तो माँ किसमें, अनुस्वार में बदल जाता है। यानी माँ के बाद इन व्यंजनों में से कोई एक व्यंजन हो तो माँ हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। उदाहरण देखें, सम प्लस योग दे रखा है, माँ के बाद क्या है, या दे रखा है, तो माँ हमारा किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, यहाँ हो गया संयोग। अगला दे रखा है सम प्लस हार, माँ प्लस फिर हा दे रखा है, अब माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो यहाँ संहार। अब आगे आते हैं हम नियम 10 पर। नियम 10 में आप देखिए, ना को णा हो जाना किस प्रकार होता है, यानी ना का णा कब होता है, ऋण रा सा के बाद ना का णा हो जाता है। जैसे आप देखिए, परी प्लस नाम,
अब रा दे रखा है यहाँ पर, रा के बाद यहाँ ना दे रखा है, तो यहाँ पर रा का ना का हमारा क्या बन जाएगा, णा। भूष प्लस ना। सा के बाद फिर हमारा ना दे रखा है, तो सा के बाद अगर ना आ जाता है तो ना हमारा क्या बन जाता है, णा। एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य है कि यदि बाद में कवर्ग और पवर्ग छोड़कर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग वाला अगर क्रम आता है तथा शा और सा आ जाए तो ना का णा नहीं बनता है, या नहीं होगा। नियम 11 के अंतर्गत देखिए, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो तथा उसके पहले आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सा का सा कैसे होता है, सा से पूर्व छोटा आ और बड़ा आ से अलग स्वर हो तो सा का सा हो जाता है। जैसे नी प्लस शेद, एक हम उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, मैं निषेध में बता रही हूँ कि नी प्लस सेद है। ना से पहले हमारा क्या आ रहा है, ई स्वर आ रहा है और प्लस से, तो यहाँ बताया गया है कि सा पहला वर्ण हमारा क्या, सा हो तथा उसके पहले आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तो आ से हटकर हमारा ई स्वर आ रहा है, इसलिए उसके स्थान पर हमारा क्या होता है, सा बन जाता है। अब इन उदाहरण के माध्यम से देख लें आप। अनु प्लस शरण, तो अनु प्लस शरण क्या है, हमारा आ के अलावा ऊ आ रहा है, सा में देखिए ऊ आ रहा है, आ से हटकर है। वा में देखिए ई है, दोनों आ से अलग है। नी, ना में देखिए ई है, तो इसलिए आ को छोड़कर आ, छोटा आ और बड़े आ के अलावा कोई दूसरा अगर स्वर आ जाता है तो सा की जगह, तो सा के स्थान पर सा बन जाता है। नियम 12 के अंतर्गत देखिए, यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। यानी यौगिक शब्दों के अंत में यदि जो पहला शब्द है हमारा, उसका अगर आखिरी वर्ण ना है तो उस ना का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी उसका लोप हो जाएगा। जैसे हस्तिन प्लस दंत, अब देखिए हस्तिन प्लस दंत में लोप हो रहा है, हस्तिन दंत। प्राणिन प्लस मात्र, तो ना का लोप हो रहा है अंतिम वर्ण का, प्राणी मात्र। आगे नियम 13 में देखिए, जब सा के बाद ता तथा था रहे तो ता के बदले टा और था के बदले ठा हो जाता है। यानी जब सा के बाद में ता और था रहे और ता के बदले टा और था, तो उसके बदले में क्या होता है, ठा हो जाता है। जैसे शिष्य प्लस ता, अब देखिए सा के बाद में क्या है, ता है, तो उसका क्या बन रहा है, टा बन रहा है, शिष्ट। अब प्रस प्लस था, इसमें टा और था के बदले ठा होगा। इसमें सा दे रखा है, सा के बाद में हमारा क्या है, था दे रखा है, तो उसका टा में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि के मैंने 13 नियम के अंतर्गत आपको ये बताया कि कौन सा वर्ण किस वर्ण में परिवर्तित होता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ किस प्रकार मेल होकर हमें विकार उत्पन्न होकर नया शब्द मिलता है, व्यंजन के साथ स्वर का किस प्रकार मेल होता है। इसलिए इनको आप ध्यानपूर्वक और थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इन व्यंजन संधि से संबंधित अगर आपको किसी चीज़ में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो आप उसको अपने पास लिख कर रखें, ताकि विद्यालय खुलने के उपरांत आपकी उन समस्याओं का भलीभांति निदान कर दिया जाए। धन्यवाद।